नमस्कार, स्वागत है आपका बात बेबाक में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। नीतीश कैबिनेट के विस्तार के बाद अब सरकार में चूंकि 31 मंत्री हो चुके हैं मुख्यमंत्री को लेकर, और इसके बाद अब चुनौती ये है कि जो वादे किए गए थे चुनाव के दौरान उन वादों को पूरा करना है। क्योंकि विपक्ष जो पहले ये कह रहा था कि कैबिनेट का विस्तार रुका है क्योंकि सत्ता पक्ष जो है वो आपस में उलझा हुआ है, अंतर्कलह से जूझ रहा है। अब कैबिनेट विस्तार हो गया है तो विपक्ष अब मुद्दे को कहीं और लेकर जा रहा है और अब कह रहा है कि विकास को लेकर जो दावे किए गए थे वो दावे कितने पूरे होते हैं, इस पर निगाह होगी विपक्ष की। खासतौर पर रोजगार, हम आपको बता दें कि चुनाव में सबसे बड़ा हथियार जो बना था वो रोजगार बना था विपक्ष का, और इसको लेकर सत्ता पक्ष को लगातार घेरा गया था। और इस बात को ध्यान में रखना होगा कि 15 साल के बाद जब ये नीतीश कुमार के लिए इस बार चुनौती थी तो वो ये थी कि 2010 का जो रिकॉर्ड है उसको कैसे एनडीए एक बार फिर से रिपीट करे, दोहराए। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। बड़ी मुश्किल से बहुमत का आंकड़ा एनडीए ने छुआ और सरकार बनी है। ऐसे में चुनौती बहुत ज्यादा है। एक भी मुद्दा अगर गड़बड़ होता है तो विपक्ष हमलावर होगा, और साथ ही साथ ये समझना होगा कि विकास का जो एजेंडा, विकास का जो फॉर्मूला एनडीए का रहा है उससे पहले तो बहुत बढ़िया कामयाबी मिली, लेकिन इस बार शायद उस एजेंडे पर जनता का वो प्यार नहीं मिला जिसकी उम्मीद की जा रही थी। ऐसे में चुनौतियां बहुत हैं, लेकिन बड़ी चुनौती क्या होगी, कौन कौन प्रमुख मुद्दे होंगे जिस पर सरकार को सबसे ज्यादा जूझना है, इस पर हम चर्चा करेंगे। पहले एक रिपोर्ट देखिए। विस्तार के बाद कैबिनेट के सामने चुनौती, उद्योग के साथ रोजगार देने की बड़ी चुनौती, घटक दलों में आपसी तालमेल की चुनौती। विस्तार तो हो गया, मंत्रालय का बंटवारा भी हो गया, जिम्मेदारी भी सौंप दी गई। अब यहीं से दूसरा सवाल ये उठता है कि अब सरकार के सामने दोहरी चुनौती पेश होने जा रही है। उसे कैसे निपटेंगे? मसलन रोजगार से लेकर उद्योग धंधों के सवाल पूछे जाएंगे जो कि चुनावी मुद्दा रहा है, और जवाब सरकार को देना होगा। एनर्जेटिक और एक्सपीरियंस्ड लोगों की टीम बनी है, तो जहां यंग भी हैं और एक्सपीरियंस्ड भी हैं, तो दोनों का है जमावड़ा यहाँ। तो आप देखेंगे कि विकास की गंगा बहेगी। जहाँ तक रही ये मंत्रिमंडल की बिहार सरकार की चलाने की बात, तो आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक ही, अपोजिशन की बात छोड़ दीजिए, अभी तो हम लोग इस पर चर्चा ही नहीं की है, लेकिन मंत्रिमंडल बनते ही आपके भाजपा के ही विधायक ने कई तरह की टिप्पणी किया है। सवाल सिर्फ इतना ही नहीं है, सवालों की फहरिस्त लंबी है जिसे आप भी जान लीजिए। 19 लाख रोजगार देने का वादा किया गया है, कैसे देंगे, कहां से देंगे, ये सवाल अब पूछे जाएंगे। बिहार में उद्योग धंधा लाने की बात कही गई, इसके लिए रोड मैप क्या है? लॉ एंड ऑर्डर जो कि सरकार की सबसे बड़ी यूएसपी है, उस पर अब सवाल उठने लगे हैं। उसे ठीक करने का प्लान क्या है? 7 निश्चय पार्ट 2 को जमीन पर लाने की तैयारी कहां तक पहुंची है? और सबसे बड़ा सवाल, घटक दलों के बीच का तालमेल को ठीक कैसे करेंगे? ये वो सवाल है, या कहिए कि चुनौती है, जिसे सरकार को पार पाना है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए बिहार में पूरी तरह से मजबूत है। अब मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, डबल इंजन की सरकार है और सुपर फास्ट सरकार चलेगी, और विकास का हम लोगों का मुद्दा है। माननीय मुख्यमंत्री के साथ साथ 2 उप मुख्यमंत्री और भाजपा का दबाव निरंतर रूप से है, लेकिन नौकरशाहों की जो स्थिति है उससे कैसे निपटेंगे, ये सचमुच में एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि मंत्री हैं, बहुत सारे नए मंत्री हैं। चुनौती की इन फहरिस्तों के पार पाना सरकार के लिए सबसे अहम है, क्योंकि अगर इन चुनौतियों में कोई भी कोर कसर बाकी रह गई तो मौका विपक्ष को मिलेगा और सवाल सरकार पर उठेंगे। आशुतोष के साथ नवजीत, जी मीडिया, पटना। और चर्चा के लिए जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे आपका परिचय कराते हैं। बीजेपी की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता राम सागर सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, जेडीयू प्रवक्ता इम्तियाज अंसारी हमारे साथ हैं। विपक्ष की बात करें तो आरजेडी प्रवक्ता अनवर हुसैन हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस नेता चंद्र प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हैं, और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और आप सबसे मेरी आज गुजारिश है कि एक गंभीर विषय है, एक अच्छे मुद्दे पर हम बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि हर सरकार के सामने चुनौतियां होती हैं और चुनौती किसी तरह की हो सकती है। विकास को कैसे आगे लेकर जाना है, डेवलपमेंट किस तरफ, किस सेक्टर में ज्यादा डेवलपमेंट की जरूरत है, या विपक्ष के सामने चुनौती है कि वो सरकार को किन मुद्दों पर घेरेगा। एक एक करके अपनी बात रखिएगा।
रामसागर सिंह, शुरुआत आपसे करते हैं। क्योंकि जाहिर तौर पर सरकार बनी है और ये जो मैंने पहले कहा कि ये एक सच है, इस सच से एनडीए भी नकार नहीं सकता इसको कि इस बार जनता का वो समर्थन, वो प्यार नहीं मिल पाया किसी भी वजह से, जो पिछली बार 2005 या 2010 में एनडीए ने मिलकर चुनाव लड़ा था और तब मिला था। तो इस बार क्या लगता है कि चुनौतियां हैं, और अगर हैं तो कौन सी बड़ी चुनौती है आपकी नजर में जिसको आप चाहेंगे कि इस 5 साल में करके पूरा करें, इसे खत्म करें? अब जो चुनौती की बात कर रहे थे, रोजगार एक चुनौती है, और रोजगार मिलेंगे तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री से मिलेंगे, और इंडस्ट्री का जाल बिछाने से, चाहे वो हेल्थ सेक्टर में हो, चाहे उद्योग सेक्टर में हो या एग्रो बेस्ड हो, इस तरह से विकास के गति को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। आज ही शहनवाज हुसैन जी को जो उद्योग विभाग दिया गया है, उनका रोड मैप लगभग बन करके तैयार है। वो जो हमारे बिहार के लोग बाहर रह रहे हैं या उद्योगपति हैं देश के अंदर, उनसे भी वो वार्ता करने जा रहे हैं, और केवल देश के उद्योगपतियों से नहीं, जो एनआरआई भी बाहर रह रहे हैं उनके साथ भी वो वार्ता कर करके और बिहार में उद्योग लगाने का काम करेंगे। नहीं, ठीक है, चलिए, एक चुनौती है इस पर, चलिए बहुत संक्षेप में बात रखिए, क्योंकि मैं बता रहा हूं कि देखिए ये पहले भी होता रहा है। ऐसा नहीं है कि एनआरआई उद्योगपति जो हैं उनसे पहले बात नहीं हुई है, ऐसा नहीं है कि उद्योग बुलाने की यहां कोशिश नहीं हुई है। इस बार नया क्या होगा, एक सवाल ये। दूसरा, विपक्ष कह रहा है कि कानून व्यवस्था भी बड़ा मसला है, विपक्ष कह रहा है कि रोजगार भी बड़ा मसला है, विपक्ष कह रहा है कि आपसी तालमेल भी बड़ा मसला है, विपक्ष कह रहा है कि रोजगार, इसके अलावा उद्योग से अलग हटकर रोजगार जो है वो ये कि रोजगार 19 लाख सृजन करने की आपने बात की, लेकिन वो 19 लाख रोजगार आप कैसे देंगे, क्या देंगे, इसका खाका क्या तैयार है? हाँ, वो खाका तैयार है। हमने वायदा किया था 19 लाख लोगों को रोजगार देने का, जिसमें 4 लाख लोगों को नौकरी देने की बात थी और 15 लाख लोगों को रोजगार देने की बात थी। हमारी सरकार पहली कैबिनेट में ही वायदा किए थे हम 19 लाख का, और 20 लाख रोजगार देने का पर मोहर लगाई है हमारी सरकार ने। केवल मोहर नहीं लगाई है, बल्कि काम भी शुरू कर दिया गया है। ठीक है। आप देखे होंगे कि पीछे 4-5 दिन पीछे ही नीतीश कुमार जी ने जो 94,000 शिक्षकों की बहाली का मामला था उसको क्लियर किया है, और रोज किस विभाग में कितना रिक्तियां हैं। चलिए, ठीक है, आपके हिसाब से रोजगार एक चुनौती है जिसको पूरा करने की कोशिश है। इम्तियाज अंसारी साहब, ठीक है, एक इम्तियाज अंसारी साहब, आपके हिसाब से बड़ी चुनौती क्या है? हम विपक्ष का जवाब उसके बाद ले। हाँ, इम्तियाज अंसारी साहब, आपके हिसाब से बड़ी चुनौती क्या होगी? अभिषेक, देखिए अभिषेक जी, जो चुनौती है उसको सरकार पहले ही घोषणा कर चुकी है कि हमको ये पूरा करना है। 7 निश्चय पार्ट 2 आत्मनिर्भर बिहार बनाना है। इसके अंतर्गत बिहार सरकार के तमाम विभागों से जितना डेवलपमेंट या विकास का काम हो सकता है उस पर सरकार केंद्रित है, और सभी विभाग के मंत्री को पहले से पता है, सभी एनडीए के प्रमुख साथी हैं, नेता हैं, इनको पता है कि बिहार में हमको विकास की गति को बढ़ाना है। आत्मनिर्भर बिहार आप निश्चय पार्ट 2 को, संकल्प को पूरी तरह से पूरा करना है, जो माननीय नेता नीतीश कुमार जी का विचारधारा है। बिहार को विकास की गति पे आगे ले जाना है। 15 साल में उन्होंने विकास की गति पे बिहार को बढ़ाया है, और जो हमारा निश्चय है उसको हमको पूरा करना है, ताकि बिहार की जनता ने जो विश्वास किया है, एनडीए पे विश्वास किया है माननीय नेता नीतीश कुमार जी के। ठीक है, चलिए पहले छोटी छोटी टिप्पणी ले रहे हैं, फिर हम चर्चा करेंगे विस्तार से। अब विपक्ष के पास चलते हैं, चंद्रप्रकाश जी। हाँ, ठीक है, हाँ, ठीक है, रामसागर जी फिर आएंगे, विस्तार से आएंगे। चंद्रप्रकाश जी बताइए जरा, आपके हिसाब से सरकार के सामने बड़ी चुनौती जिसको आप विपक्ष में रहकर सबसे ज्यादा उठाने की कोशिश करेंगे, क्या होगा मुद्दा? देखिए अभिषेक जी, अगर सरकार के समक्ष चुनौती की बात करें तो सरकार के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती तो यह भी है कि वो अपने सरकार को या जो गठबंधन है उनको एकजुट रखें, नंबर 1। नंबर 2 कि रोजगार की बात जो उन्होंने बढ़ चढ़ के किया है, अब देखिए ये रोजगार को 2 हिस्से में बांट रहे हैं। जो 19 लाख 20 लाख जो रोजगार की बात हो रही है, अब उसको ये 2 हिस्सा में बांट रहे हैं। पता नहीं कौन रोजगार
4 लाख का होगा और कौन रोजगार 15 लाख का होगा, हम इस पर नहीं बात करते हैं। हालांकि उन्होंने वो पहले ही बांट दिया था चंद्र प्रकाश जी। अब रोजगार को नहीं यार, क्योंकि आरजेडी जो तेजस्वी यादव ने सरकारी नौकरी की बात की, उन्होंने कहा था कि हम नौकरी सरकारी की बात नहीं कर रहे हैं, हम रोजगार सृजन करेंगे की बात किया। अब देखिए ना, रोजगार सृजन करेंगे ये बात कर रहे हैं, लेकिन रोजगार सृजन करने का तो कोई आप स्पष्ट करेंगे ना कि रोजगार सृजन क्या कर रहे हैं। हाँ। अब आज देखिए ना, जो सरकार के रोजगार पर जो बात आई है वो भी हम आपके सामने रखेंगे। हाँ। लेकिन चुनौती का बात आप कर रहे हैं, तो दूसरा चुनौती जो सबसे बड़ा चुनौती है इस राज्य में वो है कानून व्यवस्था का, कि वो कानून व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति को सरकार क्या कंट्रोल कर पाएगी। कानून व्यवस्था को आप नहीं सुधारेंगे तो आप जो बात कर रहे हैं कि हम निवेश कराएंगे, हम लोगों को आमंत्रित करके यहाँ पर व्यवसाय चलाने के लिए जो लोग आएंगे उनको कोई रोड मैप उसके लिए तैयार करेंगे, हाँ। कोई पूंजी निवेश का माहौल तैयार करेंगे। ये सारा चीज तैयारी तो आप तभी कर सकते हैं ना, राज्य में उस तरह का कोई माहौल बने, कोई वातावरण बने। तो वो भी अभी तक कानून व्यवस्था की स्थिति में कोई व्यापक सुधार अभी तक नजर नहीं आ रहा है। और जो शराबबंदी, इनका एक तीसरा सबसे बड़ा चुनौती है कि शराबबंदी सरकार ने लागू किया है। हम लोग सब इसके समर्थन में है कि वो शराबबंदी हो, लेकिन शराबबंदी में ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो कि जो लोग हैं केवल एक गरीब लोग या और जो तरह के लोग हैं वो प्रताड़ित मतलब शराबबंदी है भी और नहीं भी है, वो दोनों वाली स्थिति ना हो। इसमें नहीं भी है, बड़े बड़े माफिया फल फूल रहे हैं। रोजगार पर हम जरूर कहेंगे कि देखिए, रोजगार पर हम लोगों का सबसे ज्यादा फोकस है, जो एक बड़ी चुनौती है इस सरकार। ठीक है, चलिए हम उस पर डिटेल में करते हैं चर्चा। अनवर हुसैन साहब क्रिएट करने का, अनवर हुसैन साहब मुख्य विपक्षी दल हैं आप, बताएं क्या मुद्दा होगा जो सबसे ज्यादा आप उठाने की कोशिश करेंगे सरकार के सामने। राम सागर सिंह जी, मैंने पहले ही कहा है कि हम फिर आ रहे हैं चर्चा में। 1 मिनट राम सागर जी, बाहर जा रहे हैं। हाँ चंद्र प्रकाश जी, 1 मिनट चंद्र प्रकाश जी, हम विस्तार से बात करेंगे ना। अनवर हुसैन साहब संक्षेप में बताइए, संक्षेप में अनवर हुसैन साहब, कोई एक मुद्दा जो आपके हिसाब से जो आप 5 साल में सरकार के सामने सबसे ज्यादा उठाना चाहेंगे। अभिषेक साहब सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत दिनों के बाद मैं बैलेंस्ड एंकरिंग देख रहा हूं टीवी के ऊपर। चलिए शुक्रिया। और जो इशू मैं उठा सकता था वो आपने पहले ही उठा दिए हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि ये मुद्दा तो इंपॉर्टेंट है ही है कि प्रेजेंट कैबिनेट के सामने चैलेंजेस क्या हैं। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये मुद्दा भी है कि जो प्रेजेंट कैबिनेट का जो कंपोजिशन है, जिन लोगों को कैबिनेट में लिया गया है, वो कितने रेलेवेंट है मुद्दों को आगे बढ़ाने के लिए और प्रदेश को डेवलपमेंट देने के लिए। आप खुद जर्नलिस्ट हैं, आप जानते हैं कि इनमें की मेजोरिटी ऐसे लोगों पर कंसिस्ट कर रही है जो कहीं ना कहीं से दागी हैं, जिन पर क्रिमिनल केसेस पेंडिंग में हैं, और ये सारी चीज़ें, ये मुद्दे उठेंगे। अब सवाल है कि सरकार के आगे चैलेंजेस क्या है। सबसे बड़ा चैलेंज, जैसे कि हमारे कांग्रेस के मित्र ने कहा, कि सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो है लॉ एंड ऑर्डर का। जब से ये सरकार दोबारा बन के आई है, एक क्राइम की आंधी है, और ये क्राइम की आंधी रुकती नजर नहीं आ रही है। लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी बेबस पड़ी हुई है और इसका दौर नहीं चल रहा है। लगता था कि जैसे 2 किस्म की सरकारें चल रही हैं प्रदेश के अंदर, और शायद उस खींचतान में हमारी लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी कंफ्यूज थी और वो फैसला नहीं कर पा रही थी। अब मैं समझता हूँ कैबिनेट बन गई है, कुछ ना कुछ इनके अंदर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है, और अंडरस्टैंडिंग वाकई सही डेवलप हुई है, तब तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इनका पहला फोकस जो होगा वो क्राइम को रोकने में होगा। जब क्राइम रुकेगा तभी आप इंडस्ट्रियल ग्रोथ की तरफ जा पाएंगे, तभी आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे। जब तक क्राइम नहीं रुकता है, कोई डेवलपमेंट, कोई ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है एजुकेशन पर फोकस करना। देखिए, 2 जगह से प्लान हो रहा है हमारे स्टेट से, एजुकेशन को लेकर और जॉब को लेकर। प्लान को रोकना है आपको, जो हमारा एग्रीकल्चर लेबर प्लान कर रहा है, जो हमारा स्किल्ड लेबर प्लान कर रहा है, जो हमारा सेमी स्किल्ड लेबर प्लान कर रहा है, इसको रोकने का बहुत बड़ा चैलेंज मौजूदा सरकार के सामने होगा। ठीक। और हमारा एजुकेशन ऑलरेडी जो फ्लॉप हो चुका है, देखिए हमने स्कूल्स खड़े कर लिए हैं,
सारे स्कूल को हमने गेरुआ रंग से रंग दिया है, यहां तक कि हम गवर्नर हाउस को भी रंग रहे हैं, लेकिन उससे एजुकेशन नहीं मिल रहा है। वहां पर हमारे टीचर्स पढ़ा नहीं रहे हैं, हमारे बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं। नतीजा यह है कि हमारा गरीब से गरीब घर का आदमी भी जो है वो अपने बच्चे को किसी प्राइवेट स्कूल में जाना चाह रहा है। सरकार को एजुकेशनल सिस्टम मतलब रंग स्कूल का रंग बदल गया, लेकिन शिक्षा का ढंग नहीं बदला। आगे बढ़ पाएगी। ठीक है रामसागर जी, रामसागर जी एक मिनट, रामसागर जी बहस कराएंगे रामसागर जी बहस कराएंगे। अनवर हुसैन साहब, शिक्षा नीति के बाद दूसरी अनवर साहब अब बहस कराएंगे, विस्तार से कराएंगे। एक बार राजनीतिक विश्लेषक हैं संजय कुमार जी, उनके पास चलते हैं। सर जरा आप बताइए, क्योंकि बहुत सारी बातें कही गई, रोजगार को कहा गया, अभी अनवर साहब ने कहा कि स्कूल का रंग बदल गया लेकिन शिक्षा का ढंग नहीं बदला। कुछ बदला नहीं, सिर्फ रंग बदल गया। रोजगार मुद्दा है, कानून व्यवस्था मुद्दा है, आपसी तालमेल मुद्दा है, शिक्षा मुद्दा है। क्या मुद्दा है, बड़ा मुद्दा जो चुनौती है वाकई सरकार के सामने? नहीं, देखिए, हर मुद्दे अपने आप में एक चैलेंज है। हम किसी मुद्दे को छोटा करके नहीं देख सकते हैं जी। चूंकि अगर आपने देखा होगा बिहार के चुनाव को, तो ये चुनाव पूरी तरह से रोजगार के इर्द गिर्द घूमते रहा। विपक्ष ने कहा कि अगर हम आएंगे सत्ता में तो इतने लाख लोगों को हमने सरकारी नौकरी देंगे। सत्ता पक्ष ने कहा कि नहीं, हम इतने लाख लोगों को रोजगार देंगे। तो अगर चुनाव इसी के इर्द गिर्द लड़ा गया पक्ष और विपक्ष के द्वारा, और सत्ता अगर एनडीए को मिली है, तो ये रोजगार दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, इनके सामने तो एक बड़ी चुनौती है। रोजगार कैसे देंगे, कैसे क्रिएट करेंगे, सरकारी संस्थानों में कैसे क्रिएट करेंगे, जो स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं उसके माध्यम से कैसे करेंगे, ये एग्रो वेस्ट इंडस्ट्री या एमएसएमई के माध्यम से ये कैसे करेंगे, ये तो इनका देखेंगे। कह रहे हैं कि ब्लूप्रिंट है मेरे पास, ठीक है, उसका एग्जीक्यूशन कैसे होता है हम लोग देखेंगे। बिल्कुल। लेकिन किसी भी राज्य की बेहतरी के लिए दो चीजें जो होता है उसका बेस पॉइंट होता है, वहीं से ह्यूमन इंडेक्स माना जाता है पूरे विश्व में, पूरे देश में, वो है हेल्थ और एजुकेशन। एजुकेशन की जो स्थिति है, क्वालिटी एजुकेशन आपके पास नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर आपने डेवलप किया है, और ठीक है कि अगर आपने कुछ अच्छी चीजें की है तो इसकी सराहना होनी चाहिए, लेकिन जो क्वालिटी एजुकेशन जो है, जो असर की रिपोर्ट आई, जो और भी मानक हैं, उसमें जो रिपोर्ट आती है कि 8वीं क्लास में पढ़ने वाला बच्चा 3री क्लास के हिंदी के शुद्ध वाक्य नहीं पढ़ पा रहे हैं। ये बिहार जो सरस्वती की धरती होती थी, ये बिहार जहां से पूरे देश के लोग अपने प्रतिभा का लोहा मनवाते थे, शायद ही इस देश का कोई प्रदेश होगा जहां बिहार के सिविल सर्वेंट्स नहीं होंगे और वो अपने प्रशासनिक दक्षता से वो अपने को नहीं साबित किए होंगे कि ये बिहार में कितनी प्रतिभा है। अगर प्रतिभा दम तोड़ रही है माहौल के बिना, तो सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है कि आप कैसे क्वालिटी एजुकेशन को देंगे। हेल्थ सिस्टम की बात हम करते हैं, ये जो कोरोना का जो दंश झेला पूरा विश्व झेला, लेकिन बिहार में जिस तरह से लोग भटकते रहे, ऑक्सीजन का सिलेंडर तक का अभाव दिखा। मैं मानता हूं कि कोई व्यक्ति जिसका अंतिम सांस उस ऑक्सीजन से बच सकता था, अगर कहीं ना कहीं चीजें छूटी, वो असमय मौत के शिकार हुए, तो हेल्थ सिस्टम पर ये कितना फोकस करेंगे इसको हम लोग देखेंगे। आगे आते हैं पलायन। ये गाड़ियों में भर भर के कोरोना ने तो वह दृश्य पूरे विश्व को दिखा दिया कि 40 लाख कैसे लोग लौटे बिहार में, और वो माइग्रेंट लेबरर्स थे जो रोजी रोटी की तलाश में कहीं ना कहीं भटक रहे थे। और जब उनकी फैक्ट्रियां बंद हो गई, काम उनके बंद हो गए, उनको कह दिया गया कि आपके पास रहने के लिए व्यवस्था है, रह सकते हैं, लौट भी सकते हैं। तो अगर वो 40 लाख का दृश्य सरकार के सामने है, तो सरकार के सामने बड़ी चुनौती होगी कि आप पलायन को कैसे रोकेंगे। ये उत्तर बिहार बाढ़ को झेलता है और दक्षिण बिहार सुखाड़ को झेलता है। ये एक जीडीपी का एक बड़ा परसेंट, 3000 करोड़ रुपया हर साल केवल बाढ़ के सामना करने में बिहार का जाता है, जो आपके बजट का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप उसको कैसे संभालेंगे और कैसे दक्षिण बिहार जो सूखा से है, जिसकी बात डॉक्टर रामसागर जी कर रहे थे कि हम खेतों तक पानी पहुंचाएंगे, जरूरत है उसकी, चूंकि वो जो सूखा प्रभावित इलाका है, जहां की धरती सोना उगलती है, लेकिन पानी के अभाव में। उसके बाद इंडस्ट्री की बात आप करते हैं, ठीक बात है कि चीजें जाकर के रुकती है लॉ एंड ऑर्डर पर। नीतीश कुमार जी ने जब
फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म जब इनको सत्ता मिली, इन्होंने साबित किया लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करके। लेकिन चीजें जब छूट रही है तो आपके क्लिपिंग में ही आ रहा है कि ये तो इनका यूएसपी रहा है, और वो यूएसपी अगर इनका रहा है सुशासन, लॉ एंड ऑर्डर इनके अंदर रहा है, तो फिर ये फेलियर क्यों हो रहा है, दृश्य क्यों दिख रहा है? बिल्कुल। और जब तक यानी ये तमाम मुद्दे हैं, बिल्कुल। अब एक एक मिनट का, ठीक है, अब अगले एक मिनट में चंद्रप्रकाश जी और रामसागर जी आप लोग बात करेंगे। पहले चंद्रप्रकाश जी वो मुद्दे उठाएं। डॉक्टर संजय कुमार ने भी बताया कि मुद्दा एक नहीं है, वो बाढ़ का भी मुद्दा हो या पलायन का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो, शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन का मसला हो, हेल्थ का मसला हो। चंद्रप्रकाश जी आप बात कहिए और रामसागर जी जवाब देंगे। एक मिनट में आप दोनों के बीच बहस होगी। चंद्रप्रकाश जी। चंद्रप्रकाश जी आवाज सुन पा रहे हैं? या फिर से सवाल है? नहीं, आवाज नहीं आ रही है ना। नहीं सुन। अच्छा, वो आवाज नहीं सुन रहे हैं अभिषेक जी? चलिए, ये सवाल चंद्रप्रकाश जी से ही था वैसे। चलिए ठीक है, तब तक अनवर हुसैन साहब और रामसागर जी आप दोनों। अनवर हुसैन साहब पहले आप अपनी बात कहिए। जो लेबरर बाहर से आए अभिषेक जी, हाँ, उसका जो स्किल मैपिंग हुआ है, हाँ, और जिला वाइज और अनुमंडल वाइज जो हुआ है, हाँ, स्किल मैपिंग, अब उसका बड़ा फायदा मिलने जा रहा है बिहार को, हाँ, कि उस क्षेत्र में जहां जिस क्षेत्र के एक्सपर्ट होंगे, हाँ, उस वही रोजगार मुहैया करवाया जाएगा उस क्षेत्र में। अनवर जी क्या लगता है? अनवर जी जवाब दीजिए, तुरंत जवाब दीजिए। क्या आपको लगता है कि जो ये दावा कर रहे हैं वाकई ऐसा हुआ है काम पिछले कोरोना काल के बाद से? के लिए भी हमने वन नेशन वन राशन कार्ड का भी प्रबंध किया है। अनवर हुसैन साहब, इस तरह का दिक्कत नहीं आएगा। और पहले 16 रामसागर जी चुप तो हो जाए। रामसागर जी, मेडिकल कॉलेज खोलने जा रहे हैं 24 तक। ठीक है रामसागर जी। अनवर साहब, मैं समझता हूं कि हमारे डॉक्टर संजय कुमार ने बड़ी अच्छी एनालिसिस कर दी सिचुएशन की, और उसके बाद बोलने के लिए कुछ बचता नहीं हमारे पास। सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूं कि असल में मैं थोड़ा सा चिंतित हूं जो कंपोजिशन है कैबिनेट का और जो चेहरों को लाया गया है उनको लेके। कि ऐसा तो नहीं है कि भाजपा और जेडीयू के बीच में कोई कंपटीशन है। कि देखिए, एक भाजपा के एमएलए ने भी अभी एक ऑब्जेक्शन रेज किया है कि कंपटीशन तो है, विकास को आगे बढ़ाने का है। रामसागर भैया, मैं आप बोलते हैं मैं बिल्कुल खामोश रहता हूं, मुझे तो बोलने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि लगता है मुझे एक कंपटीशन है इनके अंदर। कंपटीशन है कि कहीं शायद इनको एहसास है कि गाड़ी बहुत आगे तक चलने वाली नहीं है, 2-4 महीने में सरकार गिरेगी और इलेक्शन कराया जाएगा। तो ये जो कंपोजिशन आ रहा है कहीं ना कहीं इलेक्शन को सामने। ये अनवर साहब आपके हिसाब से सबसे बड़ी चुनौती यही तो नहीं है कि सरकार ये चलेगी ही नहीं, यही कैसे बचा पाएंगे सरकार? सरकार में देखिए बहुत सारे कंट्राडिक्शंस हैं आपस में, इनके विचारों में भी कंट्राडिक्शंस हैं, इनके अप्रोच में भी कंट्राडिक्शंस हैं। इसलिए सरकार कहां तक चलेगी, कब तक चलेगी, कहना मुश्किल है। लेकिन मैं जो चेहरों को देख रहा हूं कैबिनेट के अंदर, मुझे उससे ऐसा लगता है कि सरकार जो दोनों पार्टियां जो है अगले चुनाव ठीक है। इम्तियाज अंसारी साहब और चंद्रप्रकाश जी आप दोनों के बीच बातचीत अगले बस एक मिनट रामसागर जी प्लीज। इम्तियाज अंसारी साहब और चंद्रप्रकाश जी आप अपनी बात कहिए 20 सेकंड में, और 20 सेकंड में जवाब देंगे अंसारी साहब। चंद्रप्रकाश जी। हाँ नहीं ठीक है, आवाज नहीं आ रही थी। हाँ, अब देखिए अभी काफी जो बात हुई है, अब देखिए जो स्थिति है अभी बिहार में, ये जो सरकार है इसमें कहीं ना कहीं देखिए पता नहीं क्यों हर लोग जो बिहार के लोग हैं उनको अभी तक ये विश्वास नहीं हो रहा है कि ये सरकार का, इनका जो गठबंधन है, ये गठबंधन की सरकार लंबे समय तक चलेगी। ये बिहार के लोगों के सामने अभी भी एक प्रश्न चिन्ह बना हुआ है कि ये सरकार चलेगी, कितने दिनों तक चलेगी। क्योंकि आज ही देखिए अब बीजेपी के विधायक ही मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। यानी आपको लग रहा है कि ये गठबंधन को बहुमत जरूर है, लेकिन ये सरकार अल्पमत की तरह चल रही है? नहीं, बहुमत है, लेकिन वो बहुमत को आप इंटैक्ट नहीं बता सकते। इम्तियाज अंसारी साहब, बहुमत है ये देखिए आरजेडी भी यही कह रही है, आरजेडी और कांग्रेस दोनों का कहना है कि सरकार चलेगी कि नहीं, यही सबसे बड़ी चुनौती है। बहुमत तो आगे बढ़ते ही अभिषेक जी 2020 के विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद विपक्ष जो है जनादेश का मातम मना रही थी। 2020 के जनता ने जो जनादेश दिया माननीय नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए को, तो विपक्ष के सारे नेता और विपक्ष के
बिहार के मातम क्यों मनाएगी? नेता देखिए, जनादेश भाजपा का को मातम बढ़त मना रहे मिला। थे। उसके बाद जब JDU को सरकार तो जब बढ़त बन मिला गई, नहीं। माननीय इसलिए नेता नीतीश JDU कुमार जी ने को शपथ ले ये लिया, बोलना उनका कि मंत्रिमंडल नीतीश गठन कुमार हो जी के गया। नेतृत्व में उसके बाद बहुमत मिला है। लगातार ये लोग ये आरोप सही बात आरोप नहीं लगा है। रहे थे। ठीक है। नीतीश कुमार जी के इनका नेतृत्व में गठबंधन चलिए देखिए, मुझे एक लग रहा है कि डॉक्टर संजय ने, डॉक्टर संजय कुमार ने, डॉक्टर संजय आखिरी टिप्पणी आपसे कि आपने मुद्दे बहुत सारे गिनाए, लेकिन आप देखिए कि विपक्ष कह रहा है कि मुद्दे तो सारे हैं, लेकिन असल चुनौती तो यही है कि ये सरकार चलेगी या नहीं, इसी को लेकर संदेह है। डॉक्टर संजय एक मिनट, अंसारी साहब प्लीज, इम्तियाज अंसारी साहब एक मिनट, बहुमत के मुद्दे एक मिनट, इम्तियाज अंसारी साहब, राम सागर जी प्लीज, जो बहुमत एक मिनट, राम सागर सिंह जी, शाह की वजह से राम सागर जी और चंद्रप्रकाश जी देखिए मेरी गुजारिश है। डॉक्टर संजय, मुद्दे सारे हैं जो विपक्ष मान रहा है, लेकिन उनको लगता है कि बड़ा मुद्दा यही है कि ये सरकार चलेगी या नहीं, असल चुनौती यही है। डॉक्टर संजय आखिरी टिप्पणी। 5 साल तक चलेगी ये सरकार। ये ठीक है डॉक्टर संजय, अरे अब देखिए, एक मिनट चंद्रप्रकाश जी प्लीज, शुक्रिया एक मिनट चंद्रप्रकाश जी प्लीज, 5 साल तक सिर्फ मातम ही मनाती रहेगी और चंद्रप्रकाश जी प्लीज, में सरकार चलेगी। डॉक्टर संजय जी हाँ जी, नहीं देखिए, सरकार चलेगी नहीं चलेगी, लेकिन यहाँ पर विपक्ष को भी सकारात्मक विपक्ष की भूमिका में आनी चाहिए। यहाँ पर बिहार का सवाल है, ठीक है, जैसे भी हो सत्ता तो उनको मिल गई। अब सत्ता मिल गई तो जिनको सत्ता मिलती है चुनौती उन्हीं के सामने होती है, तो जरा विपक्ष वेट तो कर ले, जनता भी तो देखेगी। अगर वो एनडीए सत्ता में आ गए हैं और अगर उन्होंने एक सपना दिखाया कि आप हमें सत्ता सौंपते हैं तो हम बेहतर बिहार बना के दिखाएंगे, तो मैं तो चुनौतियों की चर्चा कर रहा हूं। थोड़ा विपक्ष इंतजार करे, वो चलेगी नहीं चलेगी इसमें न उलझे, बल्कि जो उनके काम है उस पर विपक्ष नजर रखे, और विपक्ष नजर रख करके एक सकारात्मक विपक्ष के तौर पर, चूंकि लोकतंत्र में विपक्ष जो होता है वो सत्ता को निरंकुश होने से रोकती है। तो अगर विपक्ष निरंकुश होने से रोकेगी तो ये मंत्री जी हो या मुख्यमंत्री जी हो वो भटकेंगे नहीं और उससे बिहार का भला होगा। बिल्कुल, मतलब सरकार गिरेगी या नहीं गिरेगी इस पर ज्यादा नजर रखने की बजाय काम पर नजर रखी जाए, वो ज्यादा बढ़िया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सरकार के सामने चुनौती, जो संकल्प किया है उसको सिद्ध कैसे करेंगे, इस पर सरकार को अब फोकस करना है। बात बेबाक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।